एग्री कोचिंग मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि हम पशुपालन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। तो कल हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। कल सारा सिलेबस आपने ध्यान से पढ़ा है। उसमें जो पहला टॉपिक था आपको बताया था कि वो होगा एनिमल हस्बेंड्री का परिचय। तो एनिमल हस्बेंड्री की जो परिभाषा है, सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, कृषि में किस लिए ये जुड़ा हुआ है और क्यों आजकल ये इतना लाभदायक बना हुआ है। तो इसमें परिभाषा सबसे पहले देखेंगे, आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मानव द्वारा पशुओं को पालना व उनके प्रबंधन का अध्ययन करना पशुपालन कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि आर्थिक उद्देश्य जैसे कि आय, कपड़ा और मांस, अंडा उत्पादन आदि के लिए जो मानव द्वारा पशुओं को पालना व उनके प्रबंधन, उनके रहना, आवास, उनका खाना, भोजन, मतलब जो भी उनके लिए प्रबंध किया जाता है उसे हम पशुपालन कहते हैं। तो आर्थिक उद्देश्य के लिए ही पशुपालन किया जाता है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ में आपने देखा होगा पोल्ट्री में एक ब्रीड होती है, एक नस्ल होती है जिसको हम लड़ाई के रूप में देखते हैं। वो लड़ाई करने के योग्य ही होती है, तो इसको हम मनोरंजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पशुओं के प्रजनन का पालन पोषण, उनसे उत्पादन प्राप्त करना एवं देखभाल का अध्ययन किया जाता है। तो उनसे उत्पादन प्राप्त करने के लिए अगर हमें मांस उत्पादन प्राप्त करना है तो उसे हम भोजन अच्छे से देंगे, उसकी जो देखभाल अच्छे से रखेंगे, उसको चारा मिलना चाहिए, समय पर दाना मिलना चाहिए उसके आवश्यकता अनुसार, तो वो हमें मांस अधिक देगा। इसीलिए हम उत्पादन शब्द का मतलब यही होता है कि हमें अधिक से अधिक आय प्राप्त हो या हमें अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। तो पशुधन, इसमें एक टॉपिक और आता है पशुधन, जिसे हम लाइव स्टॉक भी बोलते हैं। इसमें वे सभी पशु आते हैं जो मनुष्य को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाते हैं। तो सबके मन में आएगा गाय भैंस। अब ऐसा तो नहीं है कि गाय भैंस ही हमें लाभ पहुंचा रही है। इसमें मुर्गी है, भेड़ है, बकरी है और इससे अधिक भी इत्यादि जो पशु हैं वो हमें लाभ पहुंचाते हैं। अब कुछ लोगों के मन में सवाल भी उठा होगा कि जंगली भी पशु होते हैं। तो इसमें जंगली पशु नहीं आते हैं क्योंकि वे हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते, हानि के सिवा उनसे हमें कोई लाभ नहीं उठा सकते। तो हमें लाभ उठाना है गाय से, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट और आपका जो मुर्गी होती है, वो अंडा उत्पादन के लिए भी और मांस उत्पादन के लिए भी अधिक प्रयोग में ली जाती है। तो हमें जो इनकी देखभाल करनी है और ये हमें अधिक आय प्राप्त करने के लिए हमें, जैसा हम इनके साथ व्यवहार करेंगे ऐसा ही ये हमें आय का स्रोत बनाएंगे। पशु चिकित्सा विज्ञान, जिसे हम वेटनरी भी बोलते हैं, वेटनरी साइंस, तो पशुओं में रोगों के कारण, लक्षण एवं उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। इसमें पशुओं के रोग जो हो जाते हैं, जैसे आजकल निम्पी वायरस चल रहा है, बहुत अधिक फैल रहा है पशुओं में। ये गो पशु में ज़्यादा चल रहा है। फिड़किया है, लंगड़ी बुखार है, श्वेत दूध ज्वर है। तो इसमें उनके रोगों की जांच, लक्षण एवं उनके उपचारों का अध्ययन किया जाता है। तो इसे हम पशु चिकित्सा विज्ञान बोलते हैं। तो बच्चों, अगर आपने पढ़ा हो तो सही से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो नोट्स बना रहे हैं
और नोट्स बना लें। तो उम्मीद है आपने नोट्स बना लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको बिल्कुल सभी बुकों का निचोड़ यहाँ मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको आगे जाके इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इसे क्लास को यहीं पे देख लेंगे। सब कुछ यहीं से आने वाला है, कुछ अलग नहीं आएगा। आपको ऐसा पशुपालन पढ़ा देंगे, हलवा है बिल्कुल, चम्मच भरो खाओ, कुछ नहीं करना। तो जैसे हमें सबको पता है हमारा देश जो है कृषि के ऊपर ही आधारित है। इसमें 80% लोग जो हैं कृषि के ऊपर ही टिका हुआ है, जो उनका आय का स्रोत है और वो भोजन ले रहे हैं, तो सब कृषि के ऊपर ही टिका हुआ है। तो इसमें हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, दुग्ध विज्ञान। इसको हम डेयरी साइंस भी बोल सकते हैं। इसमें हम दूध अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और दूध की आवश्यकता सबको पता है, हर जगह बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। गांवों में देख लो, दूध ज़रूरी है, दही, मक्खन, क्रीम, और उससे बहुत सी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। तो दूध हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यानपूर्वक, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक जो है पशुओं के ऊपर जो अनुसंधान संस्थान बनाए जाते हैं, सबको पता होगा कि एक पशु अनुसंधान संस्थान है, या उसे चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी बोल सकते हैं। उसको अगर नाम किसी को पता है वो जो ज़रूर कमेंट करे, उसके बारे में बताए, शॉर्ट में बता दे उसकी। और अगर आपसे नहीं आता तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि वो कहाँ पे है, क्या है। तो वो IVRI के नाम से है, जिसको हम इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1889 में हुई थी। और ये जो है ये आपके इज्जत नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश में है। अब तो ये बहुत बना दिए गए हैं, लेकिन जो सबसे पहले बना था वो यही है। तो इसे स्क्रीनशॉट ले ले, ये एंट्रेंस में और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आने वाली चीज़ है। सबको पता है पशु हमारी कृषि की रीढ़ है, इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, कुछ नहीं होगा, अच्छे से पढ़ना है। तो मैं रफ कर दूं इसको, उम्मीद है नोट्स कर लिया होगा। अब जो एक नया टॉपिक है, भारत में जो है पशुओं की हीन दशा आजकल क्यों हो रही है। इसमें पशु बहुत कम हो रहे हैं। सोचने वाली बात है कि ये इनकी हानि या हमें इनसे हास क्यों हो रहा है। अब देखा जाए बहुत सी बीमारी हो रही है पशुओं में। ये जो गलत है ना, ये कर रहे हैं आजकल, आज जो पशुओं की गौ हत्या कर रहे हैं, इनसे सब कुछ ये हास होता जा रहा है। तो इसके जो कारण है, इसमें जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो
कारण बताऊंगा। इसमें किसान निर्धन होता है, उसकी वजह से पशु नहीं पाल पा रहा है या नहीं खरीद पा रहा है। किसान के पास इतना पैसा नहीं है जो बस अपना घर चला रहा है, खेती से आय प्राप्त कर रहा है, उससे बस सिर्फ रोटी खा रहा है। तो कृषकों के लिए निर्धनता भी बहुत बड़ा अभिशाप है, जो पशु हमारे यहाँ कम हो रहे हैं। इसका कुप्रबंध करना, ध्यान से लिखते रहिए। आहार समय पे ना मिलना, संतुलित, जिसको हम हरा चारा भी बोल सकते हैं, या दाना ना मिलना पशु को, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम पशुओं का ह्रास कर रहे हैं, या पशु हमारी प्रकृति से विनाश नष्ट की ओर हैं। तो लिख लिया होगा आपने सभी ने, मैं साइड हो जाता हूँ। तो लिख लिया होगा बच्चों आपने, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब इसमें अब हम जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि ये क्या है क्या नहीं। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, परिभाषा पढ़ी है इसकी, पशुपालन होता क्या है, इसके लाइव स्टॉक पढ़े हैं, और चिकित्सा विज्ञान भी पढ़ा है, दुग्ध विज्ञान के बारे में आपको जानकारी दी है। तो हमारे यहाँ जो है पशु सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, पशु सुधार कार्यक्रम। इसमें हम अच्छे सांड का और गायों, नर मादा दोनों का अच्छे क्रॉस कराते हैं, अच्छी नस्ल के क्रॉस कराते हैं, जिससे हमें अच्छी संतति प्राप्त होती है। तो आज़ादी से पूर्व सरकार ने 1928 में राज्य कृषि आयोग चलाया था। में कौन सा राजकीय कृषि आयोग। इसको रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। इसका गठन किया गया, इसमें क्या किया गया, इसमें उत्तम नस्ल के सांडों का, उत्तम नस्ल के सांड का क्रॉस, उत्तम नस्ल की गायों से कराया गया, जिससे हमें अच्छी संतति प्राप्त करने का अवसर मिला। अवसर मिला या कह सकते हो अच्छी संतति प्राप्त हुई। तो यह 1928 में राज्य कृषि आयोग चलाया गया था। इसके अंतर्गत
विदेशी पशु, संकर नस्ल सभी का क्रॉस कराया गया। विदेशी और देसी नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना जिसको लेना है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब परिचय पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, फिर उसके अंदर की बातें भी पढ़ो। अब यह नहीं है कि परिभाषा बता दी कि यही परिचय है, उसको देखो। हमारे कृषि में पशुपालन का क्या उपयोग है, क्यों इतना आजकल ये देखा जा रहा है, पशुओं को देख रेख में ज़्यादा। यह भी एक तकनीकी का विकास भ्रूण स्थानांतरण में। भारत में कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 1930 के दशक में। 1930 के दशक में भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया गया। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर सकता है, उसको रिप्लाई दे दिया जाएगा सॉल्यूशन करके हर चीज़ का। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में शुरू किया गया था। इसको हम बोल रहे थे IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर बरेली। बरेली ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है सभी बच्चों को। इसके बाद 1945-46 में कई क्षेत्र परीक्षण केंद्र विकसित हुए। 1945 और 1946 में जो केंद्र विकसित हुए, इसमें जो था पटना है, इज्जतनगर, और आपका इसमें बेंगलुरु है और मोंटगोमरी है। और मोंटगोमरी जो इस समय पाकिस्तान में है। ये परीक्षण केंद्र फील्ड टेस्टिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। इस दशा में वीर्य प्रशीतन तकनीक के बाद काफ़ी तेज विकास हुआ। तो ये शुरू में हसरघाटा कर्नाटका में खोला गया वीर्य प्रशीतन केंद्र। इसमें इसके बाद देश में 15 और प्रशीतन केंद्र खुले, परंतु इस समय पूरे देश में जो है 48 वीर्य प्रशीतन केंद्र हैं जिन पे रिसर्च चल रहा है अच्छी संतति प्राप्त करने का और अच्छे सांडों को रखा जा रहा है।
अब इसमें हम पढ़ेंगे जो फार्म पर पाले जाने वाले पशुओं हैं उनका वर्गीकरण करना है हमें, कैसे उनको रखना है, किस लिए उन्हें हम रखते हैं, किस लिए हम उन्हें प्रयोग में ले रहे हैं, तो सब कुछ हमें देखते हुए चलना है। इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि सबको पता है दुधारू पशु, इसको चाहे तो मांस एवं अंडा उत्पादन अलग भी लिख सकते हैं या एक ही जगह लिख लो। वैसे अलग ही लिखने में फ़ायदा है क्योंकि बकरी, भेड़, भैंसा जो होता है ये अंडे तो देगा नहीं, तो इसको हम अलग ही लिख लेते हैं। तो सभी को पता है हमारे दुधारू पशु कौन कौन होते हैं। इसमें हम क्लासिफिकेशन करेंगे भैंस, गाय और आपकी बकरी। ये दुधारू पशु हैं, सभी जानते हैं, ये दूध के लिए ही जाने जाते हैं और अधिकतर इन्हें दूध के लिए ही पाला जाता है। फिर आता है आपका मांस उत्पादन के लिए, मांस के लिए उपयुक्त जो पशु होते हैं, या आप कह सकते हो मुर्गी भी होती है। इसमें बकरी, भेड़, मुर्गी और आपका जो नर होता है भैंसा, वह भी मांस उत्पादन में अधिक लाभदायक है या अधिक प्रयोग किया जाता है। चर्म, इसमें भेड़, बकरी प्रयोग में ली जाती हैं एवं बकरी। बोझा ढोने वाले पशु, गाय का नर जो होता है जिसको हम बैल भी बोलते हैं, ऊंट, और भैंस का नर, भैंसा बोलते हैं जिसको हम। यातायात के लिए पाले जाने वाले पशु घोड़ा और आपका ये ऊंट, ये दोनों चीज़ के लिए काम आता है, ऊंट के बोझा ढोने के लिए भी और यातायात के लिए भी। और अंडा उत्पादन के लिए आपको पता ही है मुर्गी विशेष रूप से है, और इसके साथ साथ है बत्तख। यह अंडा उत्पादन के लिए अधिक लाभदायक हैं। ये जितने भी पशु लिखे हैं मैंने, एक क्लासिफिकेशन ऑफ फार्म एनिमल्स है कि फार्म पर पशुओं को किस चीज़ के लिए रखा जाता है, कैसे रखा जाता है और किस प्रयोग में लिया जाता है। तो सभी ने आज का जो टॉपिक है वो पढ़ा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। परिचय था, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है, फिर भी हमने डीप पढ़ाया है बहुत ज़्यादा। तो आपको जो है घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको नोट कर लें। यही क्लासिफिकेशन था इस चीज़ का। हमने आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में परिचय दे दिया है कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, क्योंकि सबको पता है भारत की जो किसान है वो कृषि पर ही आधारित है, और जनसंख्या बढ़ने के कारण अधिक दूध की, मांस की, कपड़े की, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है आज के समय में। तो इसलिए पशु अवश्य बन चुका है इंसान की पूर्ति के लिए। तो मनुष्य इसीलिए इसको पशु को पाल रहा है अपनी आय का स्रोत अच्छा करने के लिए, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। तो आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा, परिचय, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
उम्मीद है ले लिया होगा। अगर नहीं भी लिया हो तो आप टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हैं या अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं वहाँ पे जाके। तो बच्चों, आज की जो क्लास थी ये यहीं पे समाप्त होती है। इसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है एनिमल हस्बेंड्री का क्या है, और कल आपको पता है कि हम नया टॉपिक लेके आएंगे, भारत की महत्वपूर्ण नस्लें, जिसमें हम आपको गाय भैंस ये सब पढ़ाएंगे। तो ठीक है, आज की जो क्लास है आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करने ना भूलें। जो भी कुछ गलती दिखाई दे उसको आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसको दोबारा रिव्यू करके देख सकते हैं। धन्यवाद। एग्री कोचिंग मेरठ में आपका आने के लिए धन्यवाद।